हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो जैसा कि बच्चों पिछली कक्षा में हमने चर्चा कर ली थी हमारे पचित भोजन के अवशोषण के बारे में, यानी कि एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में। किस तरह से जो है भोजन हमारे जो ग्रसनी है मुख गुहा से होता हुआ हमारे आमाशय तक पहुंचता है आहार नाल के द्वारा, और ये कंप्लीटली ये पूरी जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, उसमें किस तरह से जो एंजाइम होते हैं उनका स्त्रावण होता है, किस तरह से हार्मोनों की जो क्रियाविधि होती है वो किस तरह से होती है और किस तरह से उनका स्त्रावण होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। हमने ये भी समझ लिया था कि जो हमारे आमाशय के अंदर, हमारी छोटी आंत के अंदर और छोटी आंत के जो तीनों पार्ट हैं, तीनों भाग हैं, उनके अंदर साथ ही साथ जो हमारी बड़ी आंत है और कॉलोन तक, यानी कि पूरे हम बात करें कि हमारे आहार नाल से लेकर जो गुदाद्वार है, एनएस तक का जो भाग है, वहां तक हमने कंप्लीट बात कर ली थी किस किस तरह से जो है भोजन का पाचन होता है, किस प्रकार से ये क्रिया होती है, और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं या अधपचा हुआ जो भोजन होता है वो मल के रूप में किस तरह से शरीर के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया को हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र के विकारों के बारे में। कैसे कौन कौन से विकार हैं जो हमारे पाचन से संबंधित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारी हेडिंग क्या है? हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के विकार। ठीक है, हम चर्चा करेंगे पाचन तंत्र के विकारों के बारे में। तो देखिए, अब पाचन तंत्र के विकार हम बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या जाता है कि आपने पीलिया का नाम सुना है, जॉइंडिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, पीलिया में क्या होता है, ये जो पीलिया है ये लीवर से संबंधित रोग है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आप ये कहेंगे कि जब हमने, आपको याद है हमने डायग्राम पढ़ा था किस चीज का, हमने जब डायग्राम देखा था लीवर का, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो लीवर है उसके पास में क्या थी, जो अपनी जो मतलब सेंट्रल वेन थी, सेंट्रल वेन से जो कनेक्टिविटी जो जो मतलब प्रवाहिका जुड़ रही थी, जिसे हमने क्या बोला था, जिसे हमने साइनोसाइड बोला था। ठीक, साइनोसाइड के अंदर क्या था, जो हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्टल वेन की हमने बात करी थी। ठीक है ना, तो जो साइनोसाइड्स होते हैं उसके अंदर हेपेटोसाइट्स में जो बाइल बनता है, ठीक है, वो बाइल क्या होता है कि किसी वजह से ब्लड के अंदर उस ओपन स्पेस के अंदर एंटर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पीलिया की जो है विकार होता है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहां पर हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीलिया की। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का कैसा है, यकृत जनित रोग है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा व आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। इसमें नाखूनों का हम लिख लेते हैं यहां पर, नखुनों, त्वचा व आंखों का जो रंग है पीला पड़ जाता है। ठीक, इस प्रकार का योग क्या कहलाता है, पीलिया कहलाता है। तथा इसमें मल का रंग रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, मल का रंग रंगहीन हो जाता है। अब ये रंगहीन क्यों होता है, देखिए हमने क्या देखा था, हमने डायग्राम देखा था कुछ इस तरह से,
ठीक है, यहां पे क्या थी, यहां पे हमारी ये सेंट्रल वेन थी, समझिएगा। ठीक, ये सेंट्रल वेन थी, सेंट्रल वेन से क्या जुड़ा हुआ है, साइनोसॉइड। ठीक, और इसके पास में क्या उपस्थित है, इसके पास में उपस्थित है ये हिपेटोसाइट्स। ठीक है, ये क्या थे, यहां पोर्टल वेन थी 3 तरह की। ठीक है, यहां पे इससे कनेक्टेड थी, ये क्या है, साइनोसाइड वाला भाग है। यहां पर भी क्या है, ये हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक, ये हिपेटोसाइट्स में क्या हो रहा था, बाइल का सीक्रेशन हो रहा था। बाइल कहां बन रहा था, लीवर में बन रहा था। अब किसी कारणवश क्या होता है कि जो ओपन स्पेस है, यहां पर क्या उपस्थित है, ब्लड, रक्त है। ठीक है, यहां पर क्या है, रक्त है, जो कहां जा रहा है, सेंट्रल वेन तक जा रहा है। याद आ रहा है आपको। ठीक, तो ये क्या होगा, किसी कारणवश जो ये बाइल है ये यहां पे जाकर क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। तो उसी वजह से क्या होता है, जो रंग का कार्य देने का कौन कर रहा है, बिलीरुबिन कर रहा है। ठीक है, बिलीवर्डिन है। तो यहां पे क्या होगा कि जो ये ब्लड में जब मिक्स हो जाएगा, यानी कि रक्त में जब ये मिश्रित हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यह अपना पीला रंग देगा। ठीक है ना। तो यहां इसी वजह से क्या होता है कि जो मल है उसका रंग कैसा हो जाता है, यहां पे रंगहीन हो जाता है। ठीक, और ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पीलिया। ठीक, आई बात समझ में आपको। चलिए, क्लियर। चलिए, ठीक, अगली हम बात करेंगे किसकी, अगले विकार की हम चर्चा करें तो अगला विकार है हमारा वमन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखिए वॉमिटिंग क्या है। बच्चों, वॉमिटिंग के बारे में हम चर्चा करें तो वॉमिटिंग एक प्रकार का क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। ठीक, होता क्या है, जो उल्टी जिसे हम कहते हैं या वमन कहते हैं हम, तो उल्टी आती क्यों है, ये वमन की क्रिया क्यों होती है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारा ये डायफ्राम है, हमारे डायफ्राम में कौन सी जो पेशियां उपस्थित होती है, फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं जिनको। ठीक है ना। तो जो फ्रेनिक मसल होती हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ऊपर से, और इसी के नीचे क्या उपस्थित है, हमारा स्टमक यानी कि आमाशय है। तो आमाशय के अंदर भी क्या होता है कि जो पेशियां हैं मसल में, जो मसल से ऊपर प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, इन पेशियों में क्या होता है कि संकुचन होता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए ये तो क्या है आपका डायफ्राम। ठीक, और डायफ्राम के नीचे क्या है, ये आपका स्टमक। ठीक, आई बात समझ में। अब क्या हुआ, आपके पेट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो यहां पर क्या होता है कि वाल प्रेजेंट होता है इस जगह पर। ठीक, इस वाल को हमने क्या कहा था, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, यहां पे कार्डियक स्फिंक्टर है। जब नीचे नीचे यहां पे जो पेशियां हैं, यहां पे जो पेशियां हैं, ये पेशियां हैं इसमें। ठीक है ना। तो जब इन पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, साथ ही साथ ये जो हमारे डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम है। इन डायफ्राम की पेशियों में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब यहां से भी कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होगा, और नीचे से भी कॉन्ट्रैक्शन अर्थात संकुचन होगा, तो क्या होगा कि ये जो वाल है, ये जो स्फिंक्टर है, इस पे क्या पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इस पे प्रेशर बढ़ा अर्थात इस पे क्या हुआ, दाब पड़ा, तो दाब पड़ने के साथ साथ ही क्या होगा, ये स्फिंक्टर खुल जाएगा, अर्थात ये वाल्व अपनी अवस्था से खुल जाएगा। और खुलते जो स्टमक के अंदर, जो हमारे आमाशय के अंदर जो एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना, जो घुला हुआ भोजन कह सकते हैं हम, तो वो क्या होगा, वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि आहार नाल में, यानी कि इसोफेगस के अंदर आके और बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका भोजन यहां पर उपस्थित जो वाल है, ठीक है ना, अगर इससे नीचे ड्यूडेनम में चला गया, इससे उपस्थित अगर नीचे ये ड्यूडेनम में चला गया, तो फिर क्या होगा, उसके बाद ये वापस से जो है रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जब जो है ड्यूडेनम वाला जो पार्ट से भी कुछ मात्रा के अंदर जो आपका जो भोजन है वो आपके वमन यानी कि उल्टी के द्वारा बाहर आ सकता है, बहुत ही कम ऐसा होता है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, अत्यधिक ये होता है कि जो डायफ्राम के मसल्स हैं
और जो हमारे स्टमक के मसल है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अत्यधिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होने के कारण ये क्या करता है, ये जो वाल्व है इस पर दाब पड़ता है और ये खुल जाता है। तो यहां से क्या होता है कि वापस से जो है हम कह सकते हैं कि जो उल्टी का हमें एहसास होता है। और ये कहां पे ऑपरेट होती है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इस चीज को करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? चलिए, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, चलिए तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वॉमिटिंग का कारण क्या है, हमारे डायफ्राम की पेशी तथा अमाशय की पेशी में संकुचन होने के कारण, संकुचन होने के कारण कार्डियक वाल्व पर अत्यधिक दाब बनता है। अत्यधिक दाब बन रहा है जिसकी वजह से, जिसके कारण रिफ्लेक्स एक्शन, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और हमें बेचैनी का एहसास होता है। क्या हो रहा है, हमें बेचैनी का एहसास होता है। देखा होगा ना आपने, जब भी आपको उल्टी की इच्छा होती है तो एकदम से दम सा ऐसा लगता है कि कुछ बेचैनी सी हो रही है, दम सा घुट रहा है, ऐसा आप महसूस करते हैं। तो वो किस वजह से होता है, वो इसी कारण होता है। ठीक, जैसे ही क्या करते हैं आप वॉमिट कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल मन हल्का हो जाता है ना, उसी तरह से तो जो क्रिया होती है ये वॉमिटिंग होती है। ठीक है, ये कहां कंट्रोल होती है, इसे मेडुला रीजन कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक? चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, अगले हम चर्चा करेंगे हमारे डायरिया के बारे में, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रवाहिका। ठीक बच्चों, चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र के विकार के बारे में समझ रहे हैं। हम बात करेंगे प्रवाहिका के बारे में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डायरिया के नाम से। ठीक है, हम इसे प्रवाहिका ही, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो प्रवाहिका ही लिख लेते हैं हम इसे फिलहाल। अभी प्रवाही के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए प्रवाहिका में मतलब अर्थात डायरिया में, या हम इसको लिख लेते हैं डायरिया। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम, डायरिया भी बोलते हैं। देखिए अब डायरिया में क्या होता है, डायरिया के अंदर हमें हमारा जो भोजन है वो पचता नहीं है। ठीक है ना, तो डायरिया में क्या होता है, उल्टी और दस्त, हम ये कहते हैं कि दोनों कंडीशन हो जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो आंतों के अंदर हम कहते हैं कि जो आते हैं वो
अत्यधिक क्या करना शुरू कर देती हैं, जो आते होते हैं उनमें अल्पता हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये कि आंतों में गतिशीलता जो होती है वह बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के रोग में आमाशय में तथा आंत में, ठीक है ना, आमाशय में और तथा आंत में गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें डायरिया हो जाता है। ठीक, चलिए अगली हम किसकी बात करेंगे? अगली हम बात करेंगे आपके कब्ज की, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की। ठीक, कब्ज या जिसे हम क्या बोलते हैं, अपच भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अपच में क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि अरे इंडाइजेशन हो रहा है, या इसको हम क्या बोलते हैं, अपच को इंडाइजेशन भी बोलते हैं। तो अपच हो रही है या कब्ज हो रही है, तो इस कंडीशन क्यों होती है? जब हम जल्दी जल्दी के अंदर क्या करते हैं, हमारे भोजन को हम खा लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, मस्टिकेट नहीं करते हैं। यानी कि जैसे हमने मुंह में लिया और फट से हमने क्या करा, उसको निगल लिया। हमने उसको छोटे छोटे फॉर्म के अंदर नहीं तोड़ा, यानी कि जो एक कॉम्प्लेक्स फूड था उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। और कन्वर्ट भी अगर हमने किया हमारे मस्टिकेशन के द्वारा, हमारे दंत की सहायता से, ठीक है, तो हमने उसको पूरी तरह से नहीं किया। हमने क्या किया, वो सारा कार्य करने के लिए किसको दे दिया, हमारे आमाशय को दे दिया। क्योंकि हमारे आमाशय में क्या होता है, एसिडिक है, मीडियम HCl प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं कि इसमें चर्निंग मूवमेंट होता है। तो जिस तरह से आपका भोजन घट्टी में, जैसे घट्टी में आपकी गेहूं पिसता है, उस तरह से हमारे जो आमाशय है, हमारा जो स्टमक है, इसके अंदर भोजन का क्या होता है, पिसता है। उसी वजह से क्या बनता है, काइम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कब्ज क्यों होती है, हम जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं। ठीक, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि हम एक सीमित समय अवधि में हमें पानी का लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, लेकिन हम उस सीमित अवधि में क्या करते हैं, हम पानी नहीं पीते हैं, हम भोजन के साथ साथ ही पानी को ग्रहण करना शुरू करते हैं। तो उस कारण की वजह से भी क्या होता है कि आपको अपच की दिक्कत होती है। ठीक, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार के रोग में भोजन पचने में अधिक समय लेता है। अधिक समय लेता है तथा इसमें आंत में क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक, तो जब क्रियाशीलता कम हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कब्ज रहना शुरू हो जाती है। कब्ज मतलब इसमें मल कैसा हो जाता है, आपका गाढ़ा हो जाता है, यानी कि ठोस या टाइट हो जाता है। इसमें ये आपका कब्ज है, इंडाइजेशन। इससे किस प्रकार के बदन अधिक समय लेता था, इसमें आंत में क्रियाशील कम हो जाती है और इसमें जो मल है वो कैसा हो जाता है, इसमें जो मल है यह अपच नहीं है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, कोष्ठबद्धता। सॉरी, आप इसको सही कर लीजिएगा, इसे हम बोलते हैं कोष्ठबद्धता। ठीक है,
अपच नहीं कहेंगे, इसे हम कब्ज कहेंगे। तो इस प्रकार के रोग में क्या था, भोजन को पचने में अधिक समय लगता है तथा इसमें आंत में क्रियाशीलता कम हो जाती है तथा इसमें मल जो है वो कैसा हो जाता है, बहुत ठोस हो जाता है। इसमें मल अत्यधिक ठोस हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए अगले हम किसकी बात करेंगे, अब अगले हम बात करेंगे अपच के बारे में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, अपच यानी कि इंडाइजेशन। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपच बोलते हैं। आई बात समझ में? अपच में क्या होता है, जैसे हमने जल्दी जल्दी खाना खा लिया, इसमें तो क्या होता है कि देखिए कष्ट कब्ज में कोष्ठ बढ़ता में कि इसमें जो भोजन है अधिक पचने में समय लेता है, वहां पर हमने अपच की भी बात कर दी थी। लेकिन अपच में क्या होता है कि जो भोजन हम ले रहे हैं हम जल्दी जल्दी चबा के नहीं खाते हैं, जल्दी से हम स्वेलो कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपच की क्रिया हो जाती है। और अपच में क्या होता है कि अपच में हमें भोजन पचता नहीं है। तो अपच में कभी कभार तो क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन भी हो जाता है, यानी कि व्यक्ति को जो है वॉमिटिंग भी हो जाती है, यानी कि वमन भी हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें फ्लैटुलेंस बनते हैं, यानी कि जो है आंतों के अंदर, हम पेट के अंदर हम क्या कहते हैं कि गैस बनती है। ठीक है ना, नॉर्मल भाषा में जिसे हम कहते हैं। तो इसका क्या है, इसमें हम लिखेंगे, इसमें भोजन का सही तरह से पाचन नहीं होता है। क्या है इसमें, भोजन का सही तरह से पाचन नहीं होता है तथा ये भोजन आमाशय में सड़ता है तथा इसी कारण इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, गैस बनाने के कारक होते हैं। आई बात समझ में? तो जब इंडाइजेशन प्रॉपरली जो है डाइजेशन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, हम बहुत ही तीव्रता से भोजन को करते हैं और क्या करते हैं, उसको परस्पर हम जो भोजन को च्युइंग नहीं करते हैं, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, मस्टिकेट नहीं करते हैं। तो उसमें क्या, उस क्रिया में क्या होता है, उस दौरान जो हमारा भोजन है वो हमारे स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारे आमाशय को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो इंडाइजेशन हो जाता है, तो उसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा भोजन है वह सड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक हमने क्या देख लिया, यहाँ हमने बात कर ली हमारे पीलिया की योग रोग की बात कर ली, हमने वमन की बात कर ली, प्रवाही का अर्थात डायरिया, इंडाइजेशन, अपच और कब्ज यानी कि कोष्ठबद्धता के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे, कुछ प्रोटीन जनित जो विकार हैं, ठीक है ना, पीएम की, यानी कि कुपोषण से रिलेटेड बात है। तो यहाँ जो कुपोषण होता है वो किस तरह से हमें देखने को मिलता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, अब हम बात करेंगे कुपोषण जनित रोगों के बारे में। ठीक, चलिए तो मैं इसे रब कर देता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कुपोषण जनित विकार या कुपोषण जनित रोगों के बारे में। ठीक है, इसको अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं आए।
चलिए, हमारी हेडिंग क्या है? कुपोषण जनित रोग। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कुपोषण जनित रोग के बारे में। अब देखिए, कुपोषण जनित रोग कौन कौन से हैं। छोटे बच्चों के अंदर ये ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी आयु 1 वर्ष के भीतर होती है और 1 वर्ष से अधिक होती है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक की आयु के बीच में भी हमें पोषण की जो कमी है हमें बच्चों में देखने को मिलती है। अपने आसपास भी आपने कई जगह देखा होगा कि, या कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे बहुत ही एकदम पतले, बिल्कुल कमजोर से बच्चे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये कम उम्र में ही क्या होते हैं, पैदा होने के साथ साथ ही कुछ तो, और कुछ कम उम्र में यानी कि 1 से 5 साल की उम्र में इनमें कुछ प्रकार के पोषण की कमी रह जाती है। ठीक है ना, यानी कि वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण के शिकार होने की वजह से ही उनके अंदर जो उनको बैलेंस डाइट है वो मिलनी चाहिए, वो उन्हें शरीर में नहीं मिल पाती है। अब वो जो विकार उत्पन्न होते हैं वो विकार जरूरी नहीं कि उसको भोजन की कमी से ही हो। जो माता के दूध में जो उसको अन्य जो पोषण तत्व मिलने चाहिए वो भी भरपूर मात्रा में नहीं मिलते हैं, उस कारण भी क्या होता है कि वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा करेंगे कुपोषण जनित रोग। तो अब ऐसे जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है हमारा क्वाशियोरकर और एक होता है हमारा मेरेस्मस। ये 2 प्रकार के रोग है और महत्वपूर्ण है, तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 प्रकार के कुपोषण जनित रोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक है हमारा क्वाशियोरकर। ठीक है, तो हम एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं इसको। एक है हमारा क्वाशियोरकर, ठीक, और दूसरा है हमारा मेरेस्मस। ठीक है, चलिए, तो यहां एक टेबल के रूप में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, यहां नीचे भी एक अंडरलाइन कर लेते हैं हम। चलिए, तो अब फर्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करें। जो हमारी क्वाशियोरकर है ये किसकी वजह से होती है? जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है। उनको कार्बोहाइड्रेट तो अच्छी मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उनके शरीर में कमी किसकी है? प्रोटीन की है। ठीक, तो जब प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है? वो होता है हमारा क्वाशियोरकर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? पहले पॉइंट की हम चर्चा करें तो पहला है कि पहले तो ये कि ये 1 वर्ष से जो अधिक के बच्चे होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। पहला चीज तो हम लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में ठीक है दिखाई देती है। ठीक है, और ये जो मेरेस्मस होती है वो कैसी है? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है। तो यहां पर इसके पहले पॉइंट में क्या लिखता हूं? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दिखाई देती है। आई बात समझ में? चलिए, अगले पॉइंट की चर्चा करें तो जो क्वाशियोरकर है उसमें कार्बोहाइड्रेट तो बच्चे को प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उसको प्रोटीन की मात्रा जो है वो प्रचुर नहीं मिल पा रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण
प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है, यह रोग होता है। और इसमें हम चर्चा करें मेरेस्मस में, तो मेरेस्मस में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन दोनों की कमी के कारण, दोनों की कमी के कारण, ठीक, आई बात समझ में। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें कि इसमें क्या होता है, इसमें जो अडीमा की दिक्कत हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें अडीमा अर्थात सूजन आ जाती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, अडीमा हो जाता है, त्वचा कैसी होती है, फूल जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अडीमा कहते हैं। और इसमें अडीमा नहीं होता है, अडीमा नहीं होता है, ठीक, इसमें क्या है, अडीमा नहीं होता है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो इसमें क्या होती है, फैट, यानी कि वसा। फैट तो शरीर में क्या होता है, वसा इसमें उपस्थित होती है, जबकि इसमें क्या होती है, जो मरेस्मस होती है उसमें वसा विलुप्त हो जाती है, ठीक। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, फैट के अंदर कन्वर्ट होता है। जितना शरीर को यूज करना है, उपयोग करना है, उतना शरीर काम में ले लेता है। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट के रूप में ही तो जाके बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है ना। अपने आसपास देखिएगा आप, जो 1-1 किलो चर्बी लटक रही है वो क्या है, फैटी है आपका, यानी कि वसा है, ठीक। इसमें क्या होती है, वसा उपस्थित होती है, ठीक। और इसके अंदर वसा अनुपस्थित होती है। कैसी है वसा, अनुपस्थित है। आ रही है बात समझ में। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो इसमें त्वचा कैसी होती है, अडीमा के कारण इसमें जो त्वचा है वह फूली हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तथा इसमें त्वचा शुष्क व झुर्रीदार, कैसी है, शुष्क व झुर्रीदार होती है। आई बात समझ में। यहां पे क्या हुआ, देखिए हमने दो प्रकार के रोगों के बारे में चर्चा करी, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। दोनों कैसे हैं, कुपोषण जनित रोग हैं। क्वाशियोरकर में 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में दिखाई देता है, जो आपने देखा भी होगा, कमजोर बच्चे दिखाई देते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट तो उनको उचित मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उनको प्रोटीन की कमी होती है। मेरेस्मस में 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें दिखाई देता है, जब उनको माँ के दूध के साथ में क्या होता है कि प्रोटीन नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। यह होता है कि क्या, कि अगर जो माता है वह कुछ ही अंतराल के बाद दोबारा गर्भ धारण कर लेती हैं, तो बच्चे में क्या होता है कि इस तरह की कमियां, जो प्रोटीन की कमी है और साथ साथ में जो कार्बोहाइड्रेट की कमी है, जो कुपोषण है, वो हमें देखने को मिलता है, ठीक। इसमें शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन दोनों की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर के अंदर जो अडीमा है, यानी कि सूजन आ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि स्वेल्ड हो जाती है, जो स्किन है इसमें सूजन आ जाती है, स्वेल्ड हो जाती है, क्योंकि मेन कारण क्या है, प्रोटीन की कमी होने की वजह से। जबकि जो मेरेस्मस है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं कि फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन 3 कंपोनेंट मेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें अडीमा तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो वसा है, जो फैट है, वो बिल्कुल अनुपस्थित हो जाती है। लेकिन बिल्कुल आप कहते हैं कंकाल नुमा, हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल वैसे आपको बच्चे दिखाई देंगे, बिल्कुल आप एक एक हड्डी उनके शरीर की गिन लीजिए,
ठीक है ना। तो वो बच्चे कौन से होते हैं, वो मैरेस्मस से पीड़ित होते हैं। जबकि जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, बच्चा आपको देखने में हेल्दी लगेगा, ठीक है, अरे एकदम मोटा मोटा गब्दू सा फूला हुआ, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको दिक्कत किसकी है, क्वाश्योर कर की है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसकी वसा तो उपस्थित होती है, लेकिन कैसी है, उसकी त्वचा में सूजन आ जाती है, यानी कि उसमें अडीमा होता है। तो सूजन की वजह से आपको लगा अरे ये तो बड़ा हेल्दी सा बच्चा है, वो हेल्दी वेल्दी नहीं है, ठीक है। कारण उसका क्या है, वो क्वेश्योर से, वो क्वेश्योर से पीड़ित है, तो उसमें प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की कमी के कारण वो आपको बच्चा ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनके जो बाह्य लिम्स वगैरह भी होते हैं वो भी हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है। इनकी हड्डियां भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि इनमें प्रॉपर डाइट इनको मिल नहीं पाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें जो बैलेंस डाइट है वो बच्चों को भी देनी चाहिए और खुद को भी लेनी चाहिए, है ना। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, बैलेंस डाइट में ये कार्बोहाइड्रेट भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए, जो प्रोटीन है वो भी हमें अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो वाइटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, है ना, वो भी हमें क्या है, मतलब एक संतुलित मात्रा के अंदर हमें ग्रहण करने चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट यही चीज होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने क्वेश्चन और मैरेस्मस के बारे में चर्चा कर ली, ठीक। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कुछ जो है, इनको हम पीएम भी कह सकते हैं, कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है वो उसकी वजह से होता है, तो इनको हम कुपोषण जनित रोग या पीएम के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, यानी कि वाइटामिन्स के बारे में, सॉरी हमने प्रोटीन्स के बारे में बात कर ली, उनकी कमी के बारे में बात कर ली, हम बात करेंगे वाइटामिन्स के बारे में, ठीक। तो वाइटामिन्स कैसे कैसे होते हैं, चलिए हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, विटामिन्स या वाइटामिन्स जो भी आप कहते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वाइटामिन्स। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, जिसको जैसे अच्छा लगे बोल सकता है, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन विटामिन्स होता है और इसको हम नॉर्मल भाषा में विटामिन्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, जो विटामिन्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, कौन कौन सी, एक तो होता है हमारा फैट सॉल्यूबल, ठीक, एक होता है हमारा वाटर सॉल्यूबल, ठीक। चलिए, फैट सॉल्यूबल में कौन कौन से भाई आते हैं, मतलब जो फैट में जाएंगे, विटामिन्स की बात कर रहे हैं, ब्रदर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के, मतलब ए डी ई के कैसे हैं, फैट सॉल्यूबल हैं, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल, वाटर लविंग की बात करें, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में सारे विटामिन आ गए आपके, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ठीक है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। एडीई के फैट सॉल्युबल हैं, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हम समझेंगे कि कौन कौन से विटामिन किस किस सोर्स से मिलते हैं, क्या उनका कार्य है, क्या उनके स्त्रोत्र हैं, ठीक है, और वह उनसे कमी से कौन कौन से हमें जो है बीमारियां हो सकती हैं, या उनकी कमी से क्या क्या शरीर पर प्रभाव पड़ सकते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, हम विटामिन की बात कर रहे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये टेबल आपने नोट डाउन कर ही लिए, इस टेबल को मैं रब कर सकता हूं, ताकि हम क्या करेंगे, एक नई टेबल बना के कंप्लीटली समझेंगे हमारे विटामिन के बारे में। चलिए, बिल्कुल ठीक। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, हमारे विटामिन के बारे में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं विटामिन्स, यहाँ पर इसका कॉमन नेम, ठीक है,
एक सेकंड रुकिएगा, हम यहाँ पे कॉमन नेम, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सोर्स की, कहाँ से हमें ये मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे किसकी, डेफिशिएंसी की, कि कहाँ कहाँ से इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसे भी रब कर सकता हूं। इसके बाद हम बात कर लेंगे किस किसके, फंक्शन की, ठीक। तो ये हमने ऐसे टेबुलर फॉर्म में इसको बनाया है, सोर्स फंक्शन, ठीक है। चलिए ये डेफिशिएंसी का वाई, दोनों वाई जो हैं वो इसके नीचे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं हमारे विटामिन ए के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमने सबसे पहले किसकी बात करी, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करी। तो देखिए पहला है हमारा विटामिन ए, ठीक। इसे हम कॉमन नेम क्या नाम से जानते हैं, इसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ठीक है। और ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें ग्रीन वेजिटेबल, ठीक, ये हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। साथ ही साथ हमें ये फ्रूट से, मिल्क से, पालक से, स्पिनच में विटामिन ए बहुत होता है, ठीक है, तो वो ग्रीन वेजिटेबल है। फिर हम लिखते हैं कि मिल्क से, फ्रूट से हमें विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल भी इसको हम बोलते हैं, ये मिलता है, ठीक। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधता, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट में ब्लाइंडनेस हो जाता है आदमी, ठीक है। एक एक पता है, एक बहुत मूवी भी है, एक मैं आपको बताऊं, एक मूवी है, काफी पुरानी मूवी है आई थिंक। तो उसमें जो कादर खान साहब हैं, तो उनको शाम होते ही, मतलब क्या होता है, जैसे रात होती थी उनको दिखना बंद हो जाता था। अच्छी सी मूवी है एक, बोल रहा था बोल, जी बिल्कुल। वो मूवी आप देखिएगा तो उसमें जो आपको कॉमेडी टाइप भी है, तो आपको दिखाई देगा कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसको उनमें प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है, फंक्शन क्या है, ये बात करें कि ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ग्रोथ प्रिवेंट ऑफ केरेटिनाइजेशन, ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, सब केरेटिनाइजेशन करता है, केरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। विटामिन ए की बात कर ली, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की। तो ये है हमारा विटामिन डी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। जो मार्केट में टैबलेट आती है वो कैल्सीफेरॉल के नाम से ही आती है, ठीक। हालांकि विटामिन डी नेचुरल सोर्स भी है, जो सूर्य है उससे हमारी स्किन क्या करती है, विटामिन डी बनाती है, तो नेचुरल सोर्स भी अवेलेबल है। और सोर्स की हम बात करें तो नेचुरल सोर्स हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो है हमारी रिकेट्स, ठीक है, या ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं कि जो पुअर बोन, वो भी क्या होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। अब ये क्या करता है, ये कैल्शियम का, ठीक है ना, जो फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट टू कैल्शियम, एंड जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि फैसिलिटेट कैल्शियम, फैसिलिटेटेड कैल्शियम, ठीक।
चलिए अगली हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ADE, विटामिन ई के बारे में। ठीक है, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, विटामिन ई को हम टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और यह भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, लीव्स में, वेजिटेबल्स में, लीव्स में, वेजिटेबल्स में, ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्ट में, क्योंकि फूड से सोर्स जो है वो फूड के सोर्स सभी कॉमन ही है, लगभग कॉमन ही होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई हमें क्या मिलता है, टोकोफेरोल पे देखने को मिलता है। देखिए अब इसका क्या है, विटामिन ई का बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है वो भी विटामिन ई की वजह से हो जाती है। ठीक, चलिए तो एनीमिया, एनीमिया की प्रॉब्लम करते हैं, फिर स्टेरिलिटी की जो बात करते हैं हम, ठीक है ना, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है ये, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है ना, जो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले ईटीएस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना, ईटीएस के अंदर। ठीक, चलिए अगली हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, इसके हम टोकोफेरोल में हम लिख लेते हैं कि ये एंटी स्टेरिलिटी भी है, एंटी स्टेरिलिटी। ठीक, और इसको ब्यूटी में भी काम में लेते हैं, ब्यूटी हो गया आपका, और विटामिन्स। ठीक, ADE के, अब हम बात करेंगे किसकी, विटामिन के की। बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन के, क्योंकि क्या करता है कि ये जो हमारे जो थ्रोम्बिन है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है सिंथेसिस में, जो प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस होती है उसमें ये वर्क करता है। ठीक है, तो विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फाइलोक्यूरियोन भी बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, क्या बोलते हैं इसे हम, फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। और सेम एज यूजुअल क्या करता है कि ये हमें भी सोर्स, सेम सोर्स की हम बात करें, सेम सोर्स से हमें मिलता है विटामिन के। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सोर्स की बात करें तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि सोयाबीन में ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखने से मतलब आपको सोयाबीन से प्राप्त होगा। ठीक है, सोयाबीन रहा, फिर इसके आपके बाद रहा वेजिटेबल्स। ठीक, फिर जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, ठीक है ना, वो क्या करता है, विटामिन के का निर्माण करता है। ठीक, आई बात समझ में। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, सीवियर ब्लीडिंग होती है। क्योंकि क्या होगा, रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं तो क्या होगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो सीवियर ब्लीडिंग होती है, इसके बारे में हमने एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु तक में हमने इसकी पूरी चर्चा कर रखी है, हमने समझ रखा है। ठीक, चलिए अगली हम किसकी बात करेंगे, अब किसके अंदर क्या हो रहा है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर उसका काम करता है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। क्या करता है ये, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान से समझिएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, यहां पे किस किस की बात कर ली हमने, ADE के। ठीक है, अब हम अगले हम किसकी बात करेंगे, यहां तक तो हो गए हमारे ये जो हमारे हो गए, ये हो गए हमारे कौन कौन से, ये हो गए हमारे फैट सोल्यूबल। ठीक है, कौन से हो गए ये हमारे, ये हो गए हमारे फैट सोल्यूबल। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे, हमारे
वाटर सोल्यूबल के बारे में। तो ADE के कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे विटामिन सी के बारे में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, सोर्स की बात करें तो ये हमें जो है फ्रूट्स में, खट्टे फ्रूट्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये हमें देखने को मिलता है सिट्रस फ्रूट्स हम जिनको कहते हैं। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में, आंवला में, लेमन, ठीक है, पाइनएप्पल, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर हमें ये प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, और वाटर सोल्यूबल है, कितना भी खाओ लगभग डाइजेस्ट हो ही जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। या फिर हम कहते हैं कि इसकी वजह से तो जॉइंट पेन भी होते हैं, कमी की वजह से जॉइंट पेन। ठीक, या ब्लीडिंग गम्स, पायरिया की जो दिक्कत है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है ना, मसूड़ों में से खून आना, उसकी वजह से भी ये होता है, इसकी वजह से। ठीक, इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो कोलेजन फंक्शन है, फंक्शन क्या है इसका, कोलेजन का निर्माण करता है। ठीक है ना, और एंटीऑक्सीडेंट है। क्या करता है, कोलेजन का निर्माण करता है तथा एंटीऑक्सीडेंट है। आई बात समझ में, चलिए। ठीक, अब अगले हम किसकी चर्चा करते हैं, विटामिन सी हो गया। अब हम बात करेंगे बी कॉम्प्लेक्स की। ठीक, किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे यहां पर बी कॉम्प्लेक्स की। अब बी कॉम्प्लेक्स में आपके सभी विटामिन आ जाएंगे, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ठीक है, चलिए, तो पहले एक काम कीजिए आप, चलिए हम इसको यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 किस हम जानते हैं हम, ये हमें कहां से मिलता है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन। ठीक, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से बेरी, कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, बेरी, वो वाला बेरी नहीं, बेरी रोग। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, विटामिन B2 की। इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और जो विटामिन B1 होता है, इसकी कमी से कौन सी रोग होती है, इसको बोलते हैं हम चीटोसिस। ठीक है ना, चीटोसिस जो रोग है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक, विटामिन B3 की हम बात करें, नाइसिन। ठीक है, ये विटामिन B3 है। ठीक है ना, तो विटामिन B हमें सोर्स कहां से मिल रहा है, ये है हमारा नाइसिन। इसकी वजह से क्या होती है, डायरिया की या पेलिग्री की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पेलिग्रा, या हम क्या कहते हैं कि इसकी वजह से डायरिया भी होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, डायरिया। ठीक है, अब हम अगली किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। ठीक है, यहां पे हमने क्या क्या देखा, विटामिन B1 थायमीन से मिल रहा है, बेरी रोग की रोग होता है, B2 राइबोफ्लाविन, चीटियोसिस रोग होता है, B3 जो है नाइसिन यानी कि पेलिग्रा और डायरिया करता है इसकी कमी से। और जो B5 है, इस B5 को हम किसके नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पेंटोथियोनिक। पेंटोथियोनिक, पेंटोथियोनिक। ठीक है, ये क्या होता है, B5 होता है, वो कहां मिलता है हमें, पेंटोथियोनिक में मिलता है। ठीक,
इसमें क्या होते हैं कि जो फीट होते हैं उनमें जलन सी लगती है, तो बर्निंग फीट कह सकते हैं हम। ये सेंसेशन होता है, वो भी हम कह सकते हैं। ठीक, अब हम अगली किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे विटामिन B6 की। विटामिन B1, B2, B3, B5 और B6, यानी कि ये बी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स विटामिन होंगे हमें सिंगल सेम सोर्स से ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। यहाँ पर हमने किसके बारे में देख लिया? यहाँ पर हमने देखा कंप्लीटली हमारे जो वाटर फैट सोल्यूबल है उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, जिसमें हमने ADE के बारे में देख लिया। ठीक है, अब साथ ही साथ हम किसकी बात करेंगे? B6 में, यानी कि इसमें क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक, जो पायरिडॉक्सिन है इसकी वजह से क्या होती है? वॉमिटिंग। अगली हम बात करते हैं किसकी? विटामिन B9 के बारे में, जो क्या है? फॉलिक एसिड। ठीक, और इसी के बाद ये आपको नीचे का विजिबल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा B12। ठीक है, जो हमें किससे मिलता है? साइको बैक्टीरियोकेलामाइन से। ठीक है, ये विटामिन B12 हो गया। जो फॉलिक एसिड है उसकी कमी से क्या होगा? जो है हमारा ये B9 और B12, ये कंप्लीट जो है हमें जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं ये हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने? कंप्लीटली इसके बारे में चर्चा कर ली। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये है हमारा जो B9 है, ये क्या कार्य करेगा? देखिए यहाँ पे जो B1 है वो थायमीन बना रहा है, B2, B3, B5, B6। B9 जो है हमारा माइक्रोटिक एनीमिया, मैक्रोटिक मैक्रोटिक एनीमिया देगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए जो हमारा विटामिन B12 है इसकी वजह से क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया होगा। क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पर हमने कंप्लीट सभी विटामिन्स के बारे में भी हमने देख लिया, उनका कॉमन रोल, हमने कॉमन नेम की बात कर ली, इनकी डेफिशिएंसी और फंक्शंस की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किसकी बात कर ली? हमने आज के लेक्चर में चर्चा कर ली है हमारे कुपोषण से जनित रोगों के बारे में हमने बात कर ली, क्वाशियोरकर और मेरास्मस के बारे में। ठीक, और उसी के साथ हमने कुपोषण जनित जो रोग हैं उसमें हमने ये भी बात करी कि ये रोग किस कारण वजह से होते हैं। ठीक है, और किस उम्र के बच्चों में देखे जाते हैं? 1 साल से कम उम्र के बच्चों में और 1 साल से लेके 5 साल के बच्चों में। ठीक है, उन दोनों के बीच में हमने अंतर को समझ लिया। साथ ही साथ हमने किसकी चर्चा कर ली? हमने चर्चा कर ली हमारे वाइटामिन के बारे में कि कौन कौन से वाइटामिन जो हैं वो हमें किस प्रकार उनकी प्राप्ति होती है और क्या उनके फंक्शन होते हैं और कहाँ से वो हमें जो उनके स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो लगभग हमने आज कंप्लीटली यहाँ पर फैट विटामिन के बारे में और कुपोषण रोगों के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो अगले जो हमारा लेक्चर होगा हमने यहाँ पे जो हमारा पाचन अवशोषण का भाग है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगले जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।